क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको बच्चों, मैं सीधे प्रश्न आपको नहीं कराऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना, कि मानसिक अभिरुचि में आपके कुछ चैप्टर हैं, है ना, और उस चैप्टर में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है आपका अपराध, वो होता है आपका अपराध नियंत्रण। ठीक है ना। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारा यूपीएसआई का बैच लिया है या फिर जिन्होंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लिया है ना, उनके लिए मानसिक अभियोग्यता मैं जल्द ही प्रारंभ करने वाला हूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा अपराध नियंत्रण, यानी कि क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल, है ना। लगभग 20 से 25 मिनट बच्चों हमसे पहले थ्योरी पढ़ लो, है ना, और 20 से 25 मिनट के पढ़ने के बाद बच्चों 20 से 25 मिनट के पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सीधे सीधे हम लोग बात करें कि अगर मैं यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि अपराध के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, बताइए अपराध के कितने अनिवार्य तत्व हैं, फटाफट बताइए। अपराध के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब क्या क्या अनिवार्य होता है, कब हम अपराध मानेंगे। अगर मान के चलिए आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, तो क्या आप इसकी एफआईआर करवाएंगे जाके कि भैया उस पागल कुत्ते ने हमें काट लिया और वो सड़क का कुत्ता है, वो किसी के पाला भी नहीं हुआ है, तो हमें कुत्ते के खिलाफ एफआईआर करनी है और इसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट कहेगा अच्छा इसने तुमको काट लिया, बदले में तुम इसको काट लो, क्योंकि वो पैसा दे नहीं पाएगा, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अपराध के लिए, है ना, प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। अपराध के लिए जो प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले अपराध के लिए प्रमुख तत्व है कि मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, मानव होना चाहिए। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ, तो मानव होना चाहिए, यानी कि जिसने अपराध किया है वो कोई मशीन नहीं होनी चाहिए, वो कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए, वो एक मानव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और वो सारे सुख और समृद्धि से भरे हुए हो। तो चलिए बच्चे, तो यहां पर एक बात आपको समझ में आई कि अपराध के लिए पहला आवश्यक तत्व क्या है कि वो मानव होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है गलत आशय, है ना, गलत आशय या जिसे कहते हैं दुराशय। गलत आशय या जिसे क्या कहते हैं बच्चों, दुराशय। दुराशय का मतलब क्या है ना, कि आप जानबूझकर, है ना, बुरा पहले सोच रहे थे कि इसकी हत्या करनी है, बलात्कार करना है, चोरी करनी है, गुंडैती करनी है, डकैती करनी है, हमको जानबूझ के इसको क्या कराना है, हानि पहुंचानी है। यानी कि आपके मस्तिष्क में, आप बिल्कुल सही थे और आपके मस्तिष्क में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे विचार आए कि आपने सोचा कि हमें हानि पहुंचानी है, भाई का रुतबा होना चाहिए। बात समझ आ रही है? यानी कि आपके अंदर गलत आशय होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, गलत आशय होना चाहिए, यानी कि दुराशय। लेकिन क्या बताइए, आपने सिर्फ गलत सोच लिया किसी के प्रति कि आपको उसका दुराशय करना है, या गलत थिंकिंग आपने बना ली कि आपको उसको क्षति पहुंचानी है। आपने सिर्फ सोच लिया, लेकिन आपने वो काम किया नहीं। आपने बस सोच लिया, लेकिन आपने वो काम किया नहीं। ना तो उसकी हत्या की, ना बलात्कार किया, है ना, ना आपने उत्पीड़न किया उसका, ना तो डकैती डाली, ना तो चोरी करी, ना तो उसका एक्सीडेंट किया। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपका गलत आशय तो था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, तो क्या आपको सजा दी जाएगी? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे बच्चों नहीं। क्लियर है? उसके लिए क्या, आप गलत आशय लेकर, दुराशय लेकर आपको आपराधिक कृत्य करना पड़ेगा, यानी कि कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने गलत सोच लिया तो सोचने पर ही आपको फांसी दे दी जाएगी, कि आपने सोच लिया किसी के खिलाफ गलत तो आपको उसी के विरुद्ध में आपको 2 साल की सजा सुना दी गई, 5 साल की सजा सुना दी गई, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आपराधिक कृत्य यानी किसी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से की जाती है, और जो आपराधिक कृत्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपराधी कहेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? अरे ये बात आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अपराध हम किसको मानते हैं, हम किसको अपराध माने, जल्दी बताइए, किसको अपराध मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। हर वो चीज अपराध होती है, हर वो चीज अपराध होती है जो समाज को नुकसान पहुंचाती है,
जो किसको नुकसान पहुंचाती है? मानव को नुकसान पहुंचाती है या समाज को नुकसान पहुंचाती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है ना, कि मानव किससे जुड़ा होता है? समाज से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने चोरी करी, है ना, यदि किसी व्यक्ति ने चोरी करी तो उसके घर वालों को गांव वाले लोग रहने नहीं देते हैं। सब कहते नहीं है कि तुमने पता नहीं क्या शिक्षा दी थी, तुम्हें इस समाज में रहने लायक नहीं बचे हो। बात समझा रही? जाओ और जाके जंगल वंगल में रहो जाके, है कि नहीं? तो यानी कि अपराध हम तब कहेंगे जब नुकसान हो। किसका नुकसान हो? मानव या समाज का नुकसान होना चाहिए। मानव या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा, तो प्रमुख तत्व क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? अपराध के बेसिक तत्व क्या हो जाएंगे? अपराध के लिए क्या क्या अनिवार्य है? कि वो मानव होना चाहिए, कोई मशीन, कोई जंतु नहीं होना चाहिए। आपके मन में दुराशय होना चाहिए, उस दुराशय के साथ आपराधिक कृत्य करना चाहिए। और इसके बाद अपराध क्या होता है? हर वो चीज अपराध मानी जाएगी जो मानव को या मानव में रहने वाले समाज को क्या पहुंचाती हो बच्चों? क्षति पहुंचाती हो। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से, जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ फटाफट से, अब ये बताओ फटाफट से, अब इस अपराध को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? तो इस अपराध को नियंत्रित करने का कार्य है सरकार का और शासन का, है ना। सरकार का और किसका भैया? प्रशासन का। सरकार का और किसका बच्चों? प्रशासन का। तो इस अपराध पर नियंत्रण पाने का अधिकार, इस अपराध को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे सरकार के पास है। और यह कर्तव्य किसका है? तो सरकार का और प्रशासन का कर्तव्य है। सरकार का क्या कर्तव्य है? कि कड़े 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 या कठोर नियमों को बनाया जाए। कड़े व कठोर नियमों को बनाया जाए, नियमों को बनाया जाए। तो सरकार क्या करेगी? सरकार कड़े व कठोर नियम बनाएगी। और प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन इन नियमों को कड़ाई से इनका पालन करेगी। प्रशासन क्या करेगी? इनको लागू करेगी। प्रशासन क्या करेगी? इनको लागू करेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो सरकार क्या करेगी? सरकार का कर्तव्य है कि समाज में फैली आपराधी मानसिकता और अपराध पर नियंत्रण स्थापित करे। अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए उसको कड़े कड़े या कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। और ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे अपराधी को, अच्छा बताइए कि एक बात समझिएगा, जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो फिर उसको फांसी नहीं दी जाती। आपने सुना होगा, अगर कोई व्यक्ति पागल वागल हो जाए तो फिर उसको फांसी अगर सजा दी जानी है तो उसको फांसी नहीं दी जाती। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा वो अपनी उस अच्छी मानसिक अवस्था में है ही नहीं कि उसको पश्चाताप हो पाए। फाइनली क्या है? जो अपराधी है उसको अपने द्वारा किए गए अपराधों को पता होना चाहिए कि उसको फांसी किसके लिए दी जा रही है। जब वो फांसी पर चढ़ाया जाए तो उसको अपने गुनाहों के बारे में याद आना चाहिए, उसको रोना चाहिए, बिलगना चाहिए। बात समझ आ रही है? उसको लगे कि हां हमसे गलती हो गई है। समझ में आ गया? तो अपराधी को सिर्फ सजा देना ही बड़ी बात नहीं है, अपराधी को इस प्रकार सजा देना है कि जो अपराधी है उसको यह फील हो जाए कि हां उसने गलत काम किया है। बात समझ आ रही है? और जब वो जेल से बाहर जाए तो वो उस कार्य को या कोई भी गलत कार्य करने से पहले 50 बार सोचे और उसकी स्थिति देखकर अन्य जो अपराधी बाहर टहल रहे हैं उनके होश उड़ जाएं, उनकी खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल हो जाए कि अगर हमने भी वो अपराध किया तो ऐसा हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो कठोर नियमों को बनाया जाए और प्रशासन द्वारा इनको क्या किया जाए बच्चों? लागू किया जाए। प्रशासन द्वारा इनको क्या किया जाए बच्चों? लागू किया जाए, है ना। अब बताइए, क्या नियम बनाने से बच्चों, क्या नियम बनाने से और उनको थोपने से, सुनते रहिएगा, क्या नियम बनाने से और उनको जबरदस्ती थोपने से क्या अपराध नहीं होगा? बताओ। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि मैं बचपन से अपराधी नहीं था, मैं बचपन से गुंडा नहीं था, हालात ने मुझको गुंडा बनाया है, हालात ने मुझको अपराधी बनाया है।
ऐसे पिक्चरों में आपने बहुत सुना होगा, है ना, ऐसे आपने पिक्चरों में सुना होगा। सच में ऐसी परिस्थितियां बहुत बार उत्पन्न होती है जिसकी वजह से व्यक्ति अपराध कर देता है। बात समझ आई, जिसकी वजह से बच्चे अपराध व्यक्ति कर देता है। बात आपको समझ में आ रही है। अब आपने ही देखा होगा बहुत बार पुलिस वाले हमारे देखा हम खुद देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत बार जब पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाता है कि जो हत्या हुई है या भी जो चोरी हुई है, जो डकैती हुई है ना, इसका अपराधी पकड़कर लाओ। जब ऊपर से प्रेशर आता है और पुलिस वाले है ना जो अपराधी होता है उसको नहीं पकड़ पाते, तो वो किसी भी नशेबाज को उठा लाते हैं, किसी भी ऐसे मासूम व्यक्ति को उठा लाते हैं और उसके ऊपर वो सारे चार्ज लगा देते हैं और कह देते हैं, इतना उसको मारते हैं कि वो मार खा कर ही अपने जो गुनाह होते हैं जो नहीं भी किए होते उसने, उसको कबूल लेता है। अरे हाँ कि ना। फिर 3-4 साल के बाद जब वो सजा काट के आता है, बिला मासूम बच्चा जिसके ऊपर जबरदस्ती पुलिस वालों ने आरोप थोप दिए, समझ में आ गया, अब उसका करियर बर्बाद हो चुका है। अब वो जब बाहर निकलेगा तो सिंपल सी बात है, मनिया सुरबे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, मनिया सुरबे बनेगा। आपने सुना होगा, देखा होगा, शूट आउट एंड लोखंड वाला पिक्चर है ना। तो ऐसी जो पिक्चर है आपने देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा अच्छा खासा वो आईएएस तैयारी कर रहा था, पीसीएस तैयारी कर रहा था, है ना, और पुलिस वालों ने उठाकर उसको जेल में बंद कर दिया। अरे आज तुम आप बाहर निकल के टहलो, अगर कोई 2 सितारा 3 सितारा टहल रहा है तो आप देखिएगा वो हर जगह आगे घुस जाएगा। हाँ लाओ सब्जी तौलो, लाओ ये लाओ, है ना, और तुम कुछ बोलोगे गए मारेंगे, घूम जाओगे, इसको थाने में बिठाओ, इसको जीप में बिठाओ, आज इसको बताते हैं, है ना। तो अब जो पुलिस है वो पुलिस पहले क्या होता था, पुलिस को बनाया क्यों गया, पुलिस को बनाया गया है ताकि जुर्म को रोका जाए। लेकिन अब क्या है कि अब एक तो इतनी मुश्किल से वर्दी मिलती है, फिर वो वर्दी की गर्मी वो अपराधियों को पकड़ने में नहीं, अपना गुस्सा मासूमों पर शांत करने के लिए उतार रहे हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस प्रशिक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए बच्चों, पुलिस प्रशिक्षण दिया जाए। यह बात आपको समझ में आई। सबसे पहले अपराध को नियंत्रित करने के लिए, है ना, तुम सब लोग पुलिस बनकर ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपराध को नियंत्रित करने के लिए हम चाहते हैं कि पहले पुलिस वालों को ही प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनसे कहा जाए आपका कार्य क्या है, अपराध रोकना, अपराध रोकना। याद रखिएगा, पुलिस को प्रशिक्षण में सबसे पहली कार्य क्या बताया जाए कि आपको क्यों तैनात किया गया है, आपका काम सिर्फ अपराध को रोकना है ना, रोकने के नाम पर उत्पीड़न और दमन नहीं करना है। आपने उत्पीड़न कर लिया, जो छोटा अपराधी था उसको पकड़कर इतना मारा कि अब उसके अंदर का डर ही खत्म हो गया। बात समझ आ रही है। कुछ कुछ पुलिस वाले तो अपने बदले की भावना से, अपने बदले की भावना से ही, है ना, जिसने गलती नहीं भी करी है उसको भी पीट डालते हैं। बात आपको समझ आ रही है। तो सबसे पहले पुलिस वालों को क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनका मेन कर्तव्य क्या है, अपराध रोकना। और अपराध रोकने के साथ साथ उनका अन्य कार्य क्या है, उनका अन्य कार्य क्या है कि उनको मानवीय, शिष्टाचारी और संवेदनशील बनाया जाए। क्या बच्चों, मानवीय, शिष्टाचारी और संवेदनशील बनाया जाए, संवेदनशील बनाया जाए। क्या ये बात आपको बात समझ में आई? अरे हां कि ना, क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, पुलिस को सदैव, है ना, क्या रहना चाहिए, पुलिस को सदैव सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जागरूक का मतलब क्या है, आप तुम चौकी के अंदर बैठे हो, तुम्हारे एरिया में कुछ हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा, आप चौकी के अंदर बैठे मजे काट रहे हो, धर्राटे काट रहे हो, है ना, खर्राटे ले रहे हो, और तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे इलाके में चोर कितने हैं, तुम्हारे इलाके में कौन बड़ी हस्ती रहती है, तुम्हारे इलाके में कौन छोटी हस्ती रहती है, कहां पर स्लम एरिया है, कहां पर चोरों का एरिया है, कहां पर पॉश एरिया है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले पुलिस को क्या रहना चाहिए बच्चों, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और, है ना, हिंसा से निजात दिलाने वाली संस्था के रूप में काम करना चाहिए। यानी कि, है ना, लोग तुमसे अपनी बात शेयर करें, अर्थात
लोगों से प्रेम का भाव रखना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हत्या हो जाती है ना, तो तुम्हारे सामने, पुलिस वालों के सामने लोग अपने मन से आकर बताएं कि अरे भैया वर्मा जी के, शर्मा जी के नाती के, पोते के, भाई के, बीवी का है ना मर्डर हो गया है ना, उनके यहां वो आता था, उनके यहां वो आता था। अब आज क्या है, लोग देखते हैं मर्डर हो गया, चोरी हो गई, लोग बोलते ही नहीं, पुलिस वाले आते चुपचाप खड़े रहते हैं। वो कहते हैं क्या, अभी हम बोलेंगे, हमको ही उठा ले चलेंगे थाने की, चलो तू बहुत बोल रहा है, चलो तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तुम जरा चाची हो यहां की, चलो। तो लोग फिर दूसरे के फड्डे में टांग ही नहीं अड़ाना चाहते हैं, और पुलिस वालों को देखकर वैसे भी वो एक कदम पीछे ले लेते हैं। क्योंकि आप जैसे हम वर्दी देखते हैं, पुलिस वालों को देखते हैं, हमारा प्रेम घुस जाता है, हमारा प्रेम खत्म हो जाता है, और हमारे अंदर भय आ जाता है। बात समझ आ रही है, हमारे अंदर भय आ जाता है, पुलिस आ रही है, जबकि हमने कोई गुनाह भी नहीं किया है, हमने कोई अपराध भी नहीं किया है। बात समझ में आ रही है, फिर भी हम लोगों को क्या डर लग जाता है। बात समझ में आ रही है, तो उन्हें प्रशिक्षण क्या देना चाहिए, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मर गया है और आप उसके, कोई मर गया किसी घर में और आप उसके घर में चले जाएं मातम मनाने और वहां पे जोक सुन लें, अरे यार एक बार हाथी ने चींटी से कहा हा 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 हा। आप किसी का कोई मर गया है तो मैं हंसी आ रही। तो संवेदनशील होना चाहिए, समझ में आ गया। मन परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, जागरूक होने चाहिए, और लोगों के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अपराध को नियंत्रित करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए उपाय है ना, तो अपराध को कम करने के जो उपाय हैं वो क्या है? पहला उपाय कि पुलिस को ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है ना, कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना, समीक्षा करना। अब एक बात बताओ जल्दी से, कानूनों की समीक्षा करना, रिव्यू करना, एक बात बताओ, छोटी छोटी बात पूछ रहे हैं। जब आप मेरी ये सारी बातें सीख लोगे, तब इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आए तुम उसको उड़ा दोगे। जब आप मेरी ये सारी बातें सीख लोगे, हाँ, हमने क्या बताया, जब आप मेरी सारी बात बच्चों सीख लोगे, है ना, तो फिर आप जैसा भी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, आप उसको आराम से उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। पहले मैं जो थोड़ा पढ़ा रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। लोग पढ़ाने का ही पैसा ले रहे हैं, मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, सुनते रहिएगा। तो कानूनों की समीक्षा करना। अब बताओ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हाँ हाँ, अब समय बदल रहा है, अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं। अब लोग अपराध करते नहीं, कराते हैं। लोग मशीनों का सहारा ले रहे हैं, जीव जंतुओं का सहारा ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो कानूनों की समीक्षा करना, रिव्यू करना का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय बदले, जैसे जैसे, बेटा सुनिएगा, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, समय परिवर्तित होता है ना, वैसे वैसे अपराध करने के तरीके परिवर्तित होते हैं। अपराध करने के तरीके परिवर्तित होते हैं, अपराध करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब समय बदलेगा, अपराध करने के तरीके बदलेंगे, तो अंग्रेजों के जमाने के, अंग्रेजों के जमाने के नियम कानून भी बदलना चाहिए, नियम कानून भी बदलने चाहिए, बदलने चाहिए। समझ में आ गया? तो जो किसी काम के कानून नहीं रह गए हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो उनको खत्म कर देना चाहिए और उनके स्थान पर वर्तमान की अवस्था के आधार पर, है ना, नए कानूनों का निर्माण करना चाहिए। अब एक और बात आप देखेंगे, आपने देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया हो ना किया हो,
बेटा जेल में जो शोषण होता है, आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, वो बिल्कुल सही दिखाते हैं कि जेल से ही नशीली दवाओं की तस्करी की जा रही है। जेल में ही जो व्यक्ति अपराध नहीं किया हुआ है या जो मासूम है उनका शोषण किया जा रहा है। जो जेल के अंदर दादा बैठे हुए हैं, समझ में आ गया, उनके लोग पैर दबा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जेल में है ना, जो नियम कानून है उनका भी क्या होना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कारागार व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। कारागार व्यवस्था में क्या लाना चाहिए बच्चों? सुधार लाना चाहिए। जो दबंग प्रवृत्ति का होता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, वो अन्य समान कैदियों को मारता पीटता है, उनका शोषण करता है ना। और जो दबंग प्रवृत्ति का होता है उसको बेड मिलता है, गद्दा मिलता है, शराब मिलती है, मोबाइल मिलता है, मांस मच्छी मिलती है, नशे का सामान मिलता है, पूरी आरामदायक व्यवस्था होती है। और वो जेल से ही कई सारी राजनीतिक पार्टियों को चला भी रहा होता है। बात समझ में आ रही है? कारागार में कैदी या अपराधी को भेजा जाता है कि वो सुधरेगा। अपराधी को जेल में भेजा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो सुधरेगा, ना कि जब वो जेल में पहुंच जाता है तो दबंग प्रवृत्ति लोगों के साथ रहकर भाई का चेला बन जाता है, और जब वो बाहर निकलता है तो बन जाता मन्नू हटेला। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो ये बताइए कि कारागार क्यों भेजा जा रहा है अपराधी को? ताकि उसको अपने अपराध का प्रायश्चित करे, ताकि वो अपने द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों का प्रायश्चित करे। बात समझ में आ रही है ना? तो अगला क्या होना चाहिए भैया? कारागार व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। कारागार व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। अपराध को नियंत्रित करने के उपाय बात कर रहे हैं हम लोग, कि अपराध को नियंत्रित करने के उपाय क्या है ना? तो कारागार व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। आपको मैंने बताया, अमीर दबंग प्रवृत्ति के लोगों का यह दूसरा घर बनता जा रहा है। यह दूसरा घर बनता जा रहा है, घर बनता जा रहा है। ये लोग अन्य कैदियों का शोषण भी करते हैं, और न जाने कितने लोगों को जो नहीं करते उनको मार दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है? मार भी दिया जाता है। तो जेल में न जाने कितनी हत्याएं कर दी जाती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कारागार क्यों बनाया गया है, कारागार क्यों बनाया गया है, बताओ। कारागार क्यों बनाया गया है? मौज लेने के लिए, मजे लेने के लिए, बताओ, नशा करने के लिए, है ना, बिल्कुल वीआईपी सुविधा प्राप्त करने के लिए क्यों बनाया गया? कोई बताए कारागार क्यों बनाया गया? तो आप कहेंगे सर कारागार इसलिए बनाया गया है अपराधी को सुधारने के लिए, अपराधी को सुधारने के लिए ताकि वह निकलकर पुनः अपराध ना करे, लेकिन क्या एक बार जब व्यक्ति जेल से होकर आ जाता है ना, तो ये समाज भी उसको जीने नहीं देता। वो कहता है अबे ये तो जेल से होकर आया है, अरे जेल से होकर आया, लोग उससे डरने लगते हैं या उसको गंदी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना? तो ये हो गया। और बताते हैं, और नशा मुक्ति, 3 हो गए ना बच्चों, 3 हो गए। चौथा उपाय क्या है? नशा मुक्ति। क्या हुआ कि एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। अंत में उसके पास एक व्यक्ति आया, उसकी मृत्यु करीब थी। अंत में एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा तुमने पूरे जीवन में कभी भी तुमने बेईमानी नहीं करी, गलत काम नहीं किए,
मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, उसमें से 3 कोई काम बताऊंगा, उसमें से तुम्हें एक काम करना ही करना है। तो उसने कहा भैया बताओ क्या बात है। कहा पहला, तुम किसी की हत्या कर दो। दूसरा, तुम किसी महिला का बलात्कार कर सकते हो। तीसरा, तुम ये नशा कर सकते हो या ये दारू पी सकते हो। तो जो जिंदगी भर जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसने सोचा यार बलात्कार बुरी बात है, हत्या बुरी बात है ना, ये दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। और उसने क्या कर लिया, उसने बहुत सारा नशा कर लिया। फिर नशा करने के बाद उसने बलात्कार भी किया और उसने हत्या भी करी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? तो नशा कितना खराब चीज है, आप समझ गए? नशा कितना खराब चीज है कि मानव का मस्तिष्क समझ ही नहीं पाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो नशा होने के बाद बस स्वयं का सुख अनिवार्य है, स्वयं का सुख ही अनिवार्य होता है। तो जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति का सुख अनिवार्य होता है, वो किसका? वो स्वयं का। अब वो अपने स्वयं के सुख के लिए वो कोई भी कृत्य कर सकता है, क्योंकि नशा करने पर मस्तिष्क सही से कार्य नहीं करता, मस्तिष्क सही से कार्य नहीं करता। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति नशे में वही कार्य करता है जो उसने सही स्थिति में सोचा होगा। व्यक्ति नशे में सिर्फ वही कार्य करने की चेष्टा करता है जो उसने सही दिमाग से सोचा होगा कि हम ये कार्य करेंगे, वो काम कर देता है। अगर उसका घूमने का मन है बहुत दिनों से और वो घूम नहीं पा रहा है कहीं पर, जब वो नशे में हो जाएगा कहेगा चल भाई आज घूमने चलते हैं, आज शिमला चलते हैं। भाई उसने हमको बहुत परेशान किया था, उसको मारना है, चलो मारो। समझ में आ रही बात? अरे हाँ कि ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है भैया, अगर आपने नशा से मुक्ति दिला दी इस देश को, अगर इस देश को नशा से मुक्ति दिला दी तो आप समझ जाइएगा क्या बहुत बढ़िया। आपने अपराध खत्म करवा दिया, मतलब 80% आपने खत्म करवा दिया अगर आपने नशा मुक्त करा दिया भारत। ठीक है? और अपराध को कैसे रोक सकते हैं? न्याय प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए, न्याय प्रक्रिया में सुधार। अपने यहां जानते हैं एक बार मामला कोर्ट पे पहुंचा, बच्चे समझना, अगर एक बार मामला कोर्ट में पहुंचा तो आप समझ जाइएगा लोग मर जाएंगे और तारीख पे तारीख चलती रहेगी और वकीलों की जेब भरती रहेगी। मैं कहता हूं देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर है, देर से मिला हुआ न्याय भी मेरी नजर में अन्याय के बराबर है। जो बेचारा गरीब है, जो आम इंसान है, वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहता है, उसका समय भी बर्बाद हो जाता, धन भी बर्बाद हो जाता, खेत खलिहान सब बिक जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। उसके मर जाने के बाद भी उसकी पुश्तों को न्याय नहीं मिलता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ कि ना? ठीक है? तो आजकल हमारी न्याय व्यवस्था का चलन ऐसे ही हो गया है। तो देर से मिला न्याय मेरी नजर में अन्याय के बराबर है, तो न्याय प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्यवाही पर सुनवाई व फैसला त्वरित होना चाहिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लास करके मजा तो आ रही होगी, क्यों? अरे बहुत मजेदार है।
ठीक है, दिल को छल्ली छल्ली कर देने वाला। जब तुम लोग अधिकारी बन जाना, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, देखो बहुत सारे सब इंस्पेक्टर इस बार बने, सब मेरे फेसबुक पे जुड़ गए हैं, आके इंस्टाग्राम पे जुड़ गए हैं मेरे, और दिन भर मैसेज किया करते हैं कि सर ज्वाइनिंग मिल गई है, ये है वो है। सबने भैया बढ़िया बात है, जब कभी मेरे पुलिस वाले रोकेंगे तो हम कह देंगे भैया छोड़ दो, हमने भी बहुत सारे पुलिस वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया है, चलान अलान मत काटो। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 80% अपराध तो यहां हो रहे हैं, बचा हुआ 20% अपराध बेरोजगारी। हाय रे बेरोजगारी, क्या ही ना करा पाए। अगर आपने बेरोजगारी का उन्मूलन कर दिया, इसका मतलब अपराध को समाप्त कर दिया। क्यों? एक छोटे से कहावत से बताएंगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब व्यक्ति बेकार होता है, बेरोजगार होता है, तो उसके दिमाग में पैसे कमाने के बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और जो पल भर में पैसा कमाने का आइडियाज होगा वो कभी सही तो होगा नहीं। अरे हां कि ना? क्योंकि ईमानदारी से पैसा कमाने पे पसीना निकालना पड़ता है, और बेईमानी से निकालने के लिए पसीना नहीं निकालना पड़ता, बस कुछ समय की मेहनत करनी होती, कुछ देर की मेहनत, और आप किसी दूसरे द्वारा की गई मेहनत को छीन लाते हैं। तो किसी दूसरे की मेहनत को छीनने में आपको कितना टाइम लगेगा बताओ? किसी दूसरे की मेहनत को छीनने में आपको कितना ही टाइम लगेगा। जब खुद कमाओगे तो जानोगे। अरे हां कि ना? आजकल जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगारी के चक्कर में उसके दिमाग में बहुत उलूल जुलूल दिमाग में ख्याल आते हैं, और वो अपने घर वालों के ताने सुनता है, परिवार वालों के ताने सुनता है, मोहल्ले के ताने सुनता है कि देखो शर्मा जी का लड़का हो गया, वर्मा जी का हो ही नहीं पाया, तुम्हारा पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, इतने दिन से तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अब भर्ती आ रही, भर्ती लटक जा रही है, भर्ती में फिर एसटीएफ की जांच बैठ रही है, और बहुत सारी चीजें। रेलवे की भर्ती 19 में आई, 2025-24 में पूरी हुई। समझ में आ रहा है? तो बेरोजगारी उन्मूलन अगर कर दिया जाए, बेरोजगारी को दूर कर दिया जाए, तो अपराध पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है ना? तो युवा पीढ़ी को अपराध के रास्ते में जाने से रोकने के लिए, अपराध के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे नैतिक शिक्षा का प्रसार। नैतिक शिक्षा का प्रसार। नैतिक शिक्षा हमारे यहां बचपन में आपको मोरल साइंस पढ़ाया जाता होगा। बच्चों, बचपन में आपको क्या पढ़ाया जाता होगा? मोरल साइंस पढ़ाया जाता होगा, और उस मोरल साइंस में आपको बताया जाता होगा ईमानदारी और बेईमानी में अंतर क्या है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर उसके आपको एग्जाम्पल बताए जाते होंगे, है ना? दुराचार, बलात्कार, चोरी, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, है ना? इन सब के आपको नुकसान बताए जाते होंगे। किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए यह बताया जाता होगा। तो बच्चे के बचपन से लेकर किशोरावस्था तक नैतिक शिक्षा का पाठ अगर आपने दिया होगा, घर की परवरिश सही होगी, स्कूल की शिक्षा अगर उसने सही दी होगी स्कूल वालों ने, है ना, तो आप नैतिक ही बनेंगे। आप अपराध की राह पर चलेंगे ही नहीं। आपके अंदर इतना पेशेंस होगा, इतना पेशेंस आपके अंदर होगा। अगर आपने नैतिक शिक्षा अच्छे से पढ़ी होगी तो इतना आपके अंदर पेशेंस होगा क्या
कि वैकेंसी आए लटके फिर भी आप धैर्य रखेंगे और उस वैकेंसी के पूरे होने तक बैठे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, है ना, तैयारी छोड़ेंगे नहीं, ठिलिया नहीं लगाएंगे, मारपीट नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। पेशेंस आ जाना चाहिए व्यक्ति के अंदर। आजकल सबसे बड़ा योद्धा वही है जिसके अंदर पेशेंस है, और आज की पीढ़ी के अंदर पेशेंस नहीं है। आप देखिए कि अगर एक दो दिन क्लास ना हो तो देखिए फोन करके गाली गलौज करने शुरू कर देते हैं। अगर मॉक टेस्ट में एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाए तो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और वही किताब में गलत हो जाए तो फिर कुछ नहीं बोलते। तो ये नैतिक शिक्षा, मोरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अरे यार बताओ, ये भगवान बताओ, 40 मिनट तो हमने सिर्फ यही पढ़ा दिया। हमने सोचा था 20-25 मिनट पढ़ाएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन करने आए होगे ना, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करेंगे आराम से बच्चों।